1 लाख साल पहले अगर आप अफ्रीका के किसी जंगल में खड़े होते तो आपको सिर्फ एक कमजोर सा 2 पाउंड वाला जानवर दिखता, होमो सेपियंस। न उसके पास नाखून थे शेरनी जैसे, न उसके दांत थे भेदिए जैसे, न उसकी रफ्तार चीता जैसी थी। यह जानवर अपना ज्यादातर वक्त दर में गुजारता था, कभी शेर से बचते हुए, कभी हियना से, कभी दूसरे इंसान जैसी स्पीशीज से। लेकिन आज वही कमजोर जानवर पूरी धरती का मालिक है। उसने जंगल काट दिए, समुंदर पार कर लिए, आसमान में उड़ना सीख लिया और अब वो मार्स पर जाने की तैयारी कर रहा है। सवाल ये है, ऐसा हुआ कैसे? जवाब है एक दिमागी इनक्विलब, जिसे हरारी कहते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, ज्ञानात्मक क्रांति। ये क्रांति हुई थी लगभग 70,000 साल पहले और इसी ने हमें बाकी सभी जानवरों से अलग कर दिया। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। इंसान अकेला नहीं था। आज हम सोचते हैं कि ह्यूमन का मतलब है होमो सेपियंस, बस एक ही स्पीसीज। लेकिन सच ये है कि लाखों सालों तक धरती पर कई अलग अलग इंसान जैसी स्पीसीज साथ साथ रहती थी। होमो निएंडरथालेंसिस, निएंडरथाल, यूरोप और वेस्ट एशिया में रहते थे। हमसे ज्यादा मोटा तगड़ा जिस्म रखते थे, ठंड से लाड़ने के लिए बने थे। होमो इरेक्टस एशिया में लाखों साल तक जिंदा रहे, शायद सबसे लंबे समय तक टिकने वाली इंसान स्पीसीज। होमो फ्लोरेसियंस इंडोनेशिया के एक छोटे से पाए गए, जिनकी लंबाई सिर्फ 1 मीटर। लोगों ने उन्हें होमो डेनिसोवा सिबेरिया में पाए गए, जिनके बारे में पाए गए, जिनके बारे में हम अभी ये सब स्पीशीज एक ही जीनस, ये सब स्पीशीज एक हिस्सा थे, लेकिन अलग-अलग तरह से विकसित हुई थी अपने अलग-अलग तरह से विकसित। किसी के पास अपने माहौल के हिसाब से, किसी के पास साइज, किसी के पास ठंड झेलने की क्षमता, किसी के पास फिर होमो सेपियंस ही क्यों बचा? बाकी सब क्यों मिट गए? ये सवाल फिर होमो सेपियंस ही क्यों बचा है? बाकी सब क्यों मिट गए? ये सवाल हिस्ट्री का सबसे बड़ा रहस्य है और हरारी इसी रहस्य से अपनी किताब शुरू कर 2 प्रकार के सिद्धांत। सीधा पहला, इंटरब्रीडिंग थियरी को समझने। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जब सेपियंस अफ्रीका से बाहर निकले और यूरोप एशिया पहुंचे तो उन्होंने निएंडरथाल और दूसरी सेपियंस के साथ मिलकर बच्चे पैदा किए और धीरे धीरे सब स्पीशीज आपस में मिल गई और आज के सब इंसान उन सब का मिक्स हैं। डीएनए रिसर्च भी इससे थोड़ा सपोर्ट करता है। आज के यूरोपियंस में 4% निएंडरथाल डीएनए पाया गया है। दूसरा, रिप्लेसमेंट थ्योरी। इसके मुताबिक सेपियंस और दूसरी स्पीशीज इतनी अलग थी कि उनका आपस में मिलना मुमकिन ही नहीं था। जब सेपियंस नए इलाकों में पहुंचे तो उन्होंने दूसरी स्पीशीज को खत्म कर दिया, चाहे सीधे मुकाबले से या उनके रिसोर्सेज छीनकर या उन्हें बीमारी देकर। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, जहां भी सेपियंस पहुंचे वहां दूसरी इंसान स्पीशीज धीरे धीरे गायब हो गईं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। तो आखिर सेपियंस में ऐसा क्या खास था? यही सबसे बड़ा सवाल है। सेपियंस का दिमाग दूसरी स्पीशीज से बड़ा नहीं था। निएंडरथाल का दिमाग तो हमसे भी बड़ा था। सेपियंस की ताकत भी कम थी। तो फिर क्या चीज थी जिसने सेपियंस को जीता दिया? हरारी का जवाब है भाषा, लैंग्वेज। लेकिन सिर्फ बोलने वाली भाषा नहीं, एक खास तरह की भाषा जो सिर्फ सेपियंस के पास थी। बहुत से जानवर आवाजों से बात करते हैं। बंदर अपनी स्पीशीज को चेतावनी दे सकते हैं, शेर आ रहा है या बाज ऊपर है। लेकिन सेपियंस की भाषा इससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ गई थी। सेपियंस सिर्फ ये नहीं बता सकते थे कि शेर आ रहा है, वो ये भी कह सकते थे कि शेर हमारे गांव का रक्षक देवता है, या अगर हम सब मिलकर शिकार करें तो हम मोहम्मद को मार सकते हैं, या फिर इस नदी के उस पार एक आत्मा रहती है जो हमें सजा देगी अगर हम झूठ बोलें। ये चीज बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन इसी ने पूरी दुनिया बदल दी। फिक्शन, झूठ बोलने की ताकत। हरारी कहते हैं कि सेपियंस की सबसे बड़ी ताकत थी फिक्शन बनाने की, कहानियां गढ़ने की क्षमता, ऐसी चीजों में विश्वास करना जो असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। जरा सोचो, कोई भी दूसरा जानवर कभी किसी ऐसी चीज में विश्वास नहीं करता जो उसके सामने नहीं है। एक चिंपांजी कभी यह नहीं सोचेगा कि हमारे पीछे एक अदृश्य रक्षक है जो हमें बचा रहा है। लेकिन इंसान ये कर सकता है, और यही क्षमता, इमेजिनरी चीजों में विश्वास करने की क्षमता, हमें पूरी धरती का मालिक बनाती है। क्योंकि इसके थ्रू सेपियंस बड़े पैमाने पर सहयोग, लार्ज स्केल कोऑपरेशन कर सकते थे। चिंपैंजी जैसे जानवर एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब वो एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं। एक चिंपैंजी ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा 50 मेंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि उसे ज्यादा लोगों को याद रखना, उनके रिश्तों को समझना मुश्किल हो जाता है।
लेकिन सेपियंस ने इस लिमिट को तोड़ दिया। कैसे? कहानियों से। जब दो सेपियंस एक दूसरे को नहीं जानते थे तब भी वो साथ मिल सकते थे अगर दोनों एक ही कहानी में विश्वास करते थे। जैसे अगर दोनों एक ही कबीले के देवता में विश्वास करते हैं तो वो एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर दोनों एक ही देश के झंडे को मानते हैं तो वो साथ मिलकर लड़ेंगे। अगर दोनों एक ही कंपनी के लिए काम करते हैं तो वो सहयोग करेंगे, भले ही उन्होंने एक दूसरे को कभी ना देखा हो। अगर दोनों एक ही पैसे के सिस्टम पर विश्वास करते हैं तो वो व्यापार कर सकते हैं। कंपनी, देश, धर्म, पैसा, कानून, ये सब चीजें असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सब हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन है, ऐसी कहानियां जो हम सब मिलकर मानते हैं। लेकिन जब लाखों लोग एक ही कहानी पर विश्वास करते हैं तो वो कहानी उतनी ही ताकतवर बन जाती है जितना कि कोई सच्चाई। इसका मतलब यह नहीं कि ये कहानियां बेकार हैं, बल्कि यह इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इसी के थ्रू लाखों अनजान लोग भी साथ मिलकर काम कर सकते हैं, चीजें बना सकते हैं, जंग लड़ सकते हैं, तहजीब बना सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो, दो अजनबी लोग एक ट्रेन में बैठे हैं। उन्होंने एक दूसरे को पहले कभी नहीं देखा, लेकिन अगर दोनों के पास एक ही देश का पासपोर्ट है तो उनके बीच एक अदृश्य कनेक्शन बन जाता है। अगर ट्रेन रुक जाए और कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो एक दूसरे की मदद करेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक ही कहानी का हिस्सा है, अपना देश। यही चीज कॉरपोरेशंस में भी होती है। सोचिए रिलायंस या टाटा जैसी कंपनी। ये कंपनी असल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। आप यूज छू नहीं सकते, देख नहीं सकते पूरा। ये सिर्फ कानून और कागज में लिखी हुई एक कहानी है, लेकिन लाखों एम्प्लॉइज इस कहानी पर विश्वास करते हैं और इसी वजह से वो साथ मिलकर काम करते हैं। ये है इंसान की सबसे बड़ी ताकत। शेयर्ड मिथ्स, कलेक्टिव फिक्शन। शिकार से लेकर केव पेंटिंग तक। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद सेपियंस के बिहेवियर में अचानक बड़े बदलाव आने लगे। पहली बार हमें मिलते हैं बेहतर हथियार, पत्थर के टूल्स जो पहले से ज्यादा प्रिसाइज थे, काला आर्ट। फ्रांस की मशहूर चौवेट केव में 30,000 साल पुरानी पेंटिंग्स मिलती हैं, जिसमें जानवर, हाथ के निशान और कहानियां उभरी हुई हैं। गहने, ज्वेलरी, सीशेल्स से बने हार जो हजारों किलोमीटर दूर के इलाकों से आए, मतलब ट्रेड शुरू हो चुका था। धार्मिक चीजें, बेरियल साइट्स में लोग अपने मरे हुए लोगों के साथ खाना, हथियार और गहने रखते थे, मतलब वो किसी आगे की जिंदगी में विश्वास करते थे। ये सब चीजें अचानक क्यों आए? क्योंकि अब सैपियंस सिर्फ जीने के लिए नहीं जी रहे थे, वो सोचने, कल्पना करने, कहानियां बनाने लगे थे। सैपियंस की दुनिया भर में यात्रा। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद सैपियंस ने अफ्रीका से निकालना शुरू किया। यह यात्रा किसी फिल्म से कम नहीं थी। पहले वो मिडिल ईस्ट पहुंचे, फिर यूरोप और एशिया। वहां उन्होंने नियांडरथाल्स को धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया। फिर कुछ और भी अचंभित करने वाली बात हुई। सेपियंस ने समुंदर पार करना सीख लिया और लगभग 45,000 साल पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। उस वक्त की सबसे बड़ी मैरीटाइम यात्रा, जब कोई दूसरा जानवर इतनी दूर समुंदर पार नहीं कर सकता था। और जहां भी सेपियंस पहुंचे वहां एक अनोखा पैटर्न दिखता है, बड़े जानवरों का विनाश। ऑस्ट्रेलिया में पहुंचने के बस कुछ हजार सालों के अंदर वहां के 90% बड़े जानवर, जैसे दिप्रोटोडोन, एक भारी भरकम कंगारू जैसा जानवर, जायंट कैंगरू और मर्सुपियल शेर, खत्म हो गए। यही कहानी बार बार दोहराई गई। जब सैपियंस अमेरिका पहुंचे लगभग 16,000 साल पहले, तब वहां के मामत, जायंट स्लॉथ और सैबर टूथ टाइगर जैसे जानवर भी कुछ हजार साल के अंदर खत्म हो गए। इसका मतलब है होमो सेपियंस धरती का सबसे पहला और सबसे बड़ा इकोलॉजिकल सीरियल किलर था। बहुत पहले से, जैसे ही हमने अपनी दिमागी ताकत का इस्तेमाल शुरू किया। ट्राइबल जिंदगी कैसी थी शुरुआती सेपियंस की लाइफ? हरारी एक दिलचस्प सवाल उठाते हैं, क्या हंटर गैदरर सेपियंस की जिंदगी हमसे बेहतर थी या बदतर? आज हम सोचते हैं कि पुराने जमाने के लोग बहुत मुश्किल जिंदगी जीते थे, भूख, बीमारी, खतरा। लेकिन रिसर्च बताती है कि एक्चुअली एक हंटर गैदरर की जिंदगी काफी बेहतर थी, कम से कम कुछ मामलों में मॉडर्न फैक्ट्री वर्कर से। एक औसत हंटर गैदरर सिर्फ 35-45 घंटे हफ्ते में काम करता था खाना ढूंढने के लिए, जबकि आज का इंसान 40-60 घंटे ऑफिस में देता है। उनका खाना वैरायटी भरा था,
फ्रूट्स, जड़ी बूटियां, छोटे जानवर, मछली, जबकि बाद में फार्मिंग के बाद लोग सिर्फ एक दो फसल पर डिपेंड करने लगे। उनकी हड्डियां और दांत मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट्स को बताते हैं कि वो फार्मिंग एरा इंसानों से ज्यादा हेल्थी थे। ये सुन के थोड़ा अजीब लगता है ना कि हमारे प्रिमिटिव एंसेस्टर्स हमसे बेहतर जिंदगी जी रहे थे, लेकिन हरारी यही पॉइंट बार बार उठाते हैं। प्रोग्रेस हमेशा बेहतरी नहीं लाता। यह बात हम चैप्टर 2 में और गहराई से समझेंगे जब हम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की बात करेंगे। क्या सैपियंस खुश थे? ये सवाल भी जरूरी है। हंटर गैदरर्स के पास मॉडर्न कंफर्ट्स नहीं थी, ना एसी, ना फोन, ना हॉस्पिटल, लेकिन उनके पास कुछ और चीजें थी जो आज के इंसान के पास कम है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड्स, छोटे ग्रुप्स में रहते थे, सब एक दूसरे को जानते थे। कम एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर, कल का फिक्र इतना नहीं था क्योंकि उनके पास जमा करने लायक ज्यादा सामान ही नहीं था। ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी और वैरायटी, रोज नए जगह, नए अनुभव, लेकिन उनकी जिंदगी में भी अपने खतरे थे। बीमारी का कोई इलाज नहीं था, बच्चे पैदा होते वक्त माओं की मौत का खतरा बहुत ज्यादा था और खाने की कमी कभी भी आ सकती थी। तो सच ये है कि ना उनकी जिंदगी पूरी तरह पैराडाइज थी, ना पूरी तरह हेल, बस वो हमसे अलग थी। और इस फर्क को समझना ही सेपियंस की पूरी कहानी समझने की चाबी है। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा सबक, इस चैप्टर का सबसे जरूरी सबक ये है, इंसान की असली ताकत उसके हाथों में नहीं, उसकी कल्पना में है। हम जो भी बड़े काम करते हैं, देश बनाना, धर्म बनाना, कंपनी खड़ी करना, पैसा चलाना, ये सब किसी ना किसी कलेक्टिव बिलीफ पर टिके हैं। जिस दिन लोग किसी कहानी पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, वो चीज खत्म हो जाती है। जैसे सोवियत यूनियन एक दिन खत्म हो गया, न कोई जंग हुई, न कोई बॉम्ब गिरा, बस लोगों ने उस कहानी पर विश्वास करना छोड़ दिया। ये समझना जरूरी है क्योंकि इसका मतलब है जो चीजें हमें सच लगती हैं, जैसे पैसा, कानून, देश की सीमाएं, ये सब एक्चुअली हमारी सामूहिक कल्पना है। और अगर हम इन्हें बदल सकते हैं तो हम अपनी दुनिया भी बदल सकते हैं। यहाँ एक दिलचस्प ट्विस्ट है, जितनी ताकतवर यह कहानी बनाने की क्षमता थी, उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि जब हमने कहानियों में विश्वास करना शुरू किया, तभी हमने पहली बार झूठ और प्रोपेगेंडा की भी बुनियाद रख दी। वही क्षमता जो हमें एक साथ जोड़ती है, वही क्षमता हमें जंग में धकेल सकती है, गुलाम बना सकती है, या किसी एक कहानी के लिए लाखों लोगों की जान ले सकती है। ये डबल एज्ड सोर्ड, सेपियंस की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों एक ही जगह से आती है, फिक्शन बनाने की क्षमता। तो दोस्तों, ये था कॉग्निटिव रेवोल्यूशन का पूरा किस्सा, कैसे एक कमजोर जानवर ने सिर्फ अपनी कल्पना की ताकत से पूरी धरती पर राज करना शुरू किया। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो कमेंट में लिखिए सैपियंस, ताकि हम जान सकें कि आप अगला चैप्टर देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे गेहूं, व्हीट की एक छोटी सी फसल ने पूरे सेपियन स्पीसीज को अपना गुलाम बना लिया। ये कहानी सुन के आप एग्रीकल्चर को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देंगे। दोस्तों, हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि जब इंसान ने खेती करना सीखा तो यह तरक्की का सबसे बड़ा कदम था। भूखे घुमंतु शिकारियों ने आखिरकार स्थिर जिंदगी जीना सीख लिया, घर बनाए, फसल उगाई और सभ्यता की नींव रखी। लेकिन युवाल नोआह हरारी इस पूरी कहानी को एक नए चौंकाने वाले नजरिए से देखते हैं। उनका कहना है कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इंसान की तरक्की नहीं थी, बल्कि यह हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड थी, इतिहास का सबसे बड़ा धोखा, और इस धोखे का सबसे बड़ा शिकार खुद इंसान था। चलिए समझते हैं आखिर ये कैसा धोखा था। गेहूं ने इंसान को घरेलू बनाया या इंसान ने गेहूं को? हरारी एक एकदम उल्टा सवाल पूछते हैं। हमें सिखाया गया है कि इंसान ने गेहूं को डोमेस्टिकेट किया, यानी अपने काबू में किया। लेकिन अगर हम इसको गेहूं के नजरिए से देखें तो लगभग 10,000 साल पहले गेहूं सिर्फ एक मामूली सा घास था जो मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में उगता था। आज गेहूं दुनिया के लगभग 2.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर उगाया जाता है, जो पूरे यूनाइटेड किंगडम से 10 गुना ज्यादा है। बायोलॉजिकली देखा जाए तो गेहूं दुनिया की सबसे सफल पौधों की स्पीसीज में से एक है। लेकिन यह सफलता गेहूं को मिली कैसे?
इंसान की मेहनत से। इंसान ने जंगल काटे ताकि गेहूं के लिए जमीन मिल सके। इंसान ने अपनी पीठ तोड़ी जमीन जोतने में। इंसान ने अपनी उंगलियां घीसी जड़ी बूटियां हटाने में ताकि गेहूं को कंपटीशन न मिले। इंसान ने अपना पसीना बहाया पानी लाने में। इंसान ने अपनी रातें जागी जानवरों से गेहूं को बचाने में। तो सोचिए, किसने किसको डोमेस्टिकेट किया? गेहूं ने अपनी एग्जिस्टेंस के लिए इंसान को अपना गुलाम बना लिया और बदले में उसने इंसान को सिर्फ इतना दिया, थोड़ा सा खाना, जो भी शुरू में पहले से कम क्वालिटी का था जितना हंटर गैदरर का खाना होता था। यह है हरारी का सबसे प्रोवोकेटिव और फेमस आइडिया। गेहूं ने हमें डोमेस्टिकेट किया, न कि हमने गेहूं को। क्यों कहा जाता है इसे हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड? अब सवाल यह है, अगर फार्मिंग इतनी बुरी थी तो इंसान ने यह किया ही क्यों? जवाब है, यह कोई एक दिन का फैसला नहीं था। यह एक धीरे धीरे हजारों सालों की प्रक्रिया थी जिसमें हर छोटा कदम अपने आप में सही लगता था, लेकिन पूरे मिले जुले असर ने इंसान की जिंदगी को बदतर बना दिया। सोचो, एक हंटर गैदरर ग्रुप के पास एक जगह बहुत सारा जंगली गेहूं मिल गया। उन्होंने सोचा, चलो यहीं रुक जाते हैं, इसी गेहूं को काटते हैं, आसान है। फिर अगले साल उन्होंने सोचा, चलो कुछ बीज यहीं डाल देते हैं ताकि अगले साल और ज्यादा गेहूं मिले। फिर उन्होंने सोचा, चलो जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए एक छोटा सा बाधा बना लेते हैं। हर कदम अपने आप में लॉजिकल था, छोटा था, लेकिन इन सब छोटे कदमों ने मिलकर सापियंस को परमानेंटली एक जगह बांध दिया। पॉपुलेशन बढ़ी क्योंकि ज्यादा खाना अवेलेबल था, भले ही कम क्वालिटी का, और एक बार पॉपुलेशन बढ़ गई तो पीछे हटना मुमकिन ही नहीं रहा। ज्यादा लोगों को खिलाने के लिए ज्यादा खेती चाहिए थी, और ज्यादा खेती के लिए ज्यादा मेहनत, और इस चक्र से निकालना असंभव हो गया। ये है वो ट्रैप जिसमें इंसान फंस गया, ना चाहते हुए भी, धीरे धीरे, अपने ही छोटे छोटे फैसलों की वजह से। क्या फार्मिंग से जिंदगी बेहतर हुई? सच कुछ और है। चलिए अब हार्ड एविडेंस देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जब फार्मिंग एरा के स्केलेटन्स की स्टडी की तो उन्हें पता चला कि फार्मर्स की हड्डियां हंटर गैदरर्स से कमजोर थी। उनके दांत में ज्यादा बीमारियां थी क्योंकि उनका खाना सिर्फ एक दो फसल जैसे गेहूं या चावल तक सीमित हो गया था। वैरायटी खत्म हो गई। उनकी लंबाई, हाइट में भी कमी आई, मतलब पोषण, न्यूट्रिशन कम हो गया। इन्फेक्शियस डिजीजेस बढ़ गई क्योंकि अब लोग एक ही जगह घनी आबादी में रहने लगे थे, जो बीमारियों को फैलने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट था। जानवरों के साथ रहने से नए नए जूनोटिक डिजीजेस, जानवरों से इंसानों में आने वाली बीमारियां पैदा हुई, जैसे फ्लू, स्मॉल पॉक्स, मीजल्स। ये सब बीमारियां हमें तभी मिली जब हमने जानवरों को घर में पालना शुरू किया। यानी एक एवरेज फार्मर की जिंदगी एक एवरेज हंटर गैदरर से शारीरिक रूप से बढ़तर थी। तो फिर हमने ये क्यों किया? क्योंकि फार्मिंग चाहे एक इंसान के लिए बढ़तर थी, लेकिन स्पीसीज के लिए ज्यादा खाना प्रोड्यूस कर सकती थी। 1 हेक्टेयर जमीन से फार्मिंग से ज्यादा लोग जी सकते थे, भले ही हर इंसान की इंडिविजुअल जिंदगी हंटर गैदरर से कम क्वालिटी की थी। ये है हरारी का सबसे जबरदस्त इंसाइट। एवोल्यूशनरी सक्सेस और इंडिविजुअल हैप्पीनेस हमेशा एक साथ नहीं चलते। स्पीशीज सक्सेसफुल हो सकती है जबकि उसके अंदर के इंडिविजुअल्स दुखी हो सकते हैं, और यही बिल्कुल हुआ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन में। लक्जरी ट्रैप, आराम का जाल। हरारी एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट देते हैं जिसे वो लग्जरी ट्रैप कहते हैं। यह एक पैटर्न है जो बार बार इंसान की हिस्ट्री में दिखता है। एक नया आराम, लग्जरी आता है, लोग उसे अडॉप्ट करते हैं क्योंकि वो जिंदगी आसान बनाता है, लेकिन धीरे धीरे वो आराम जरूरत बन जाता है और लोग उससे वापस नहीं निकाल सकते, चाहे वो उन्हें पहले से ज्यादा मेहनत क्यों ना करवाए। फार्मिंग इसी ट्रैप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। शुरू में खाने का बैकअप रखना एक लग्जरी लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे यही लग्जरी इंसान की जिंदगी का पूरा तरीका बन गई और पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि वापस हंटर गैदरर लाइफस्टाइल में जाना नामुमकिन हो गया। आज भी ये पैटर्न दिखता है। स्मार्टफोन एक लग्जरी था, अब जरूरत बन गया है। ईमेल एक आसानी थी, अब हम उसे छुट्टी नहीं ले सकते। हर नया कन्वीनियंस हमें और ज्यादा बिजी और ज्यादा डिपेंडेंट बना देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गेहूं ने 10,000 साल पहले किया था। फार्मिंग का असर।
प्रॉपर्टी, परिवार और पावर। फार्मिंग ने सिर्फ खाने का तरीका नहीं बदला, उसने पूरी तरह इंसान के समझ को बदल दिया। प्रॉपर्टी का जन्म जब लोग एक जगह टिक गए, तब जमीन मेरी बन गई। हंटर गैदरर्स के पास ज्यादा सामान नहीं होता था क्योंकि उन्हें हमेशा सफर करना पड़ता था, लेकिन फार्मर्स के पास घर था, जमीन थी, अनाज के भंडार थे। यही प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आगे चलकर अमीरी गरीबी की खाई, इनइक्वालिटी का आधार बना। परिवार का स्ट्रक्चर बदला। फार्मिंग समझ में बच्चे पैदा करना फायदेमंद हो गया क्योंकि खेत में काम करने के लिए ज्यादा हाथ चाहिए थे। इससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, लेकिन साथ ही बच्चों की देखभाल और भी मुश्किल हो गई क्योंकि हंटर गैदरर माएं अपने बच्चों के बीच 3-4 साल का गप रखती थी, जबकि फार्मर्स के बच्चे जल्दी जल्दी पैदा होने लगे, जिससे हर बच्चे पर दिया जाने वाला ध्यान कम हो गया। पावर का कॉन्सेंट्रेशन। जब अनाज का भंडार बन गया, तब कुछ लोग उसे कंट्रोल करने लगे। राजा, पुजारी, जमींदार। पहली बार इंसान के बीच ऐसी असमानता, इनइक्वालिटी पैदा हुई जो पहले कभी नहीं थी। हंटर गैदरर समझ में सब लोगों के पास लगभग बराबर चीजें होती थी क्योंकि ज्यादा सामान रखना मुमकिन ही नहीं था। लेकिन फार्मिंग के बाद एक छोटा सा वर्ग, क्लास, बाकी सबसे ज्यादा अमीर बन सकता था। भूख का नया खतरा। एक और आयरॉनिक बात, जहां फार्मिंग ने ज्यादा खाना पैदा करना मुमकिन बनाया, वहीं उसने भूख का खतरा भी बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि फार्मर्स अपनी जिंदगी सिर्फ एक या दो फसल पर डिपेंड करने लगे। अगर बारिश नहीं हुई या कोई कीड़ा फसल खा गया तो पूरा गांव भूख से मरने की कगार पर आ जाता था। हंटर गैदरर्स के पास ये खतरा बहुत कम था क्योंकि वो 20-30 तरह के अलग अलग खाने पर डिपेंड करते थे। अगर एक चीज ना मिले तो दूसरी मिल जाती थी। लेकिन फार्मर्स ने अपनी एग्स सिर्फ एक बास्केट में डाल दी और जब वो बास्केट गिरती थी तब पूरी तबाही मचती थी। इतिहास में करोड़ों लोग फार्मिंग बेस्ड फैमिन्स में मरे हैं। बंगाल फैमिन, आयरिश पोटैटो फैमिन, चाइनीज फैमिन्स, ये सब इस सिंगल क्रॉप डिपेंडेंसी की देन हैं। विलेज से शहर था। जैसे जैसे फार्मिंग फैलती गई, छोटे गांव बड़े गांव में बदलने लगे और बड़े गांव धीरे धीरे शहरों में। जेरिको जैसा शहर जो आज के पैलेस्टाइन में है, लगभग 9000 BCE में बस चुका था। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक। इन शहरों में लोगों को नए तरह के स्किल्स चाहिए थे, सिर्फ शिकार और खेती नहीं, बल्कि कंस्ट्रक्शन, पॉटरी, वीविंग, ट्रेडिंग। इससे स्पेशलाइजेशन शुरू हुई। हर इंसान एक ही काम में एक्सपर्ट बनने लगा, जबकि हंटर गैदरर्स को सब कुछ खुद करना पड़ता था। यह स्पेशलाइजेशन आगे चलकर सिविलाइजेशन की बुनियाद बनी, लेकिन इसने इंसान को और भी ज्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंट बना दिया और सोसाइटी में हायरार्की, ऊंच नीच को और मजबूत किया। एक और बड़ा सवाल, क्या हम वापस जा सकते थे? ये सवाल पूछना जरूरी है। अगर फार्मिंग इतनी बुरी थी तो सेपियंस वापस हंटर गैदरर लाइफस्टाइल में क्यों नहीं गए? हरारी का जवाब सीधा है, क्योंकि वापस जाना अब मुमकिन ही नहीं था। एक बार पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी थी कि उतने सारे लोगों को जंगली शिकार और फलमूल से खिलाना असंभव था। जितनी जमीन चाहिए होती उतनी बची ही नहीं थी। तो इंसान फंस गया इस नए सिस्टम में, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। ये ट्रैप का सबसे दुखद हिस्सा है। जब तक इंसान को ये एहसास हुआ कि फार्मिंग एक ट्रैप है, तब तक वापस जाने का रास्ता बैंड हो चुका था। भविष्य की फिक्र, एक नया इमोशन। फार्मिंग ने इंसान के अंदर एक बिल्कुल नया इमोशन पैदा किया, भविष्य की चिंता। हंटर गैदरर्स अपने आज के दिन के बारे में सोचते थे, आज खाना मिलेगा या नहीं। लेकिन फार्मर्स को पूरे साल की, अगले मौसम की, अगली फसल की चिंता करनी पड़ती थी। अगर बारिश नहीं हुई तो, अगर टिड्डियां आ गई तो, अगर बीज खराब निकले तो। ये सब सवाल जो आज हमें नॉर्मल लगते हैं, इंसान के दिमाग में पहली बार फार्मिंग के साथ आए, और ये ही चिंता धीरे धीरे इंसान के सोचने के तरीके का परमानेंट हिस्सा बन गई। आज भी हम इसी चिंता के साथ जीते हैं। जॉब सिक्योरिटी की चिंता, रिटायरमेंट की चिंता, बच्चों के फ्यूचर की चिंता। हरारी का कहना है कि ये सब मॉडर्न एंजाइटीज की जड़ें सीधी उस पहली फसल तक जाती हैं जो हमने 10,000 साल पहले बोई थी। काम के घंटे बढ़ गए, खुशी कम हो गई। एक और जरूरी पहलू, हंटर गैदरर्स सिर्फ 35 घंटे काम करते थे, जैसा हमने चैप्टर 1 में देखा।
लेकिन फार्मर्स को सुबह से शाम तक खेत में खपना पड़ता था। बीज बोना, पानी देना, घास हटाना, फसल काटना, अनाज स्टोर करना, जानवरों को संभालना। ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र था। एक हंटर गैदरर अगर उसे मन ना हो तो एक दिन आराम कर सकता था। जंगल में खाना हमेशा मिलता रहता था किसी न किसी रूप में, लेकिन एक फार्मर आराम नहीं कर सकता था। अगर उसने एक दिन छोड़ दिया तो फसल बर्बाद हो सकती थी या जानवर भाग सकते थे। फार्मिंग ने इंसान को परमानेंटली एक काम की गुलामी में डाल दिया, जिससे हम आज तक नहीं निकले हैं। बस अब वो खेत की जगह ऑफिस बन गया है। अनाज का भंडार, सभ्यता की बुनियाद या जेल। जब फार्मर्स ने अनाज स्टोर करना सीखा तब एक नया सवाल खड़ा हुआ, इस भंडार की रक्षा कौन करेगा? इसी जरूरत ने जन्म दिया सेना, कानून और हुकूमत को। पुराने जमाने में छोटे गांव अपने अनाज के भंडार की रक्षा के लिए अपने ही लोगों में से कुछ को चुनते थे। यही लोग आगे चलकर सिपाही बने, फिर राजा बने। अनाज का भंडार इतना कीमती था कि उसके लिए जंग लड़ना, चोरी करना, धोखा देना सब शुरू हो गया। हंटर गैदरर्स के पास ऐसा कुछ छुपाने लायक नहीं होता था, क्योंकि उनके पास ज्यादा सामान ही नहीं था। लेकिन फार्मर्स के पास अब कुछ था जो छीनने लायक था, और यही चीज इंसान के बीच हिंसा, जंग और सत्ता की भूख का सबसे बड़ा कारण बन गई। इस तरह अनाज का भंडार सिर्फ खाने की सुरक्षा नहीं था, यह एक नए तरह की गुलामी और सत्ता की बुनियाद भी था। कुछ लोग राजा महाराजा बन गए, कुछ लोग सिपाही, और बहुत सारे लोग बस मजदूर जो अपनी जिंदगी भर खेत में खपते रहे ताकि ऊपर वाले लोग आराम से रह सकें। एक ग्लोबल पैटर्न सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं, ये सिर्फ एक जगह की कहानी नहीं है। फार्मिंग दुनिया के कई अलग अलग हिस्सों में एक दूसरे से बिल्कुल अनजान अपने आप शुरू हुई। मिडिल ईस्ट में गेहूं और जौ के साथ, चाइना में चावल के साथ, सेंट्रल अमेरिका में मक्का, कॉर्न के साथ, और न्यू गिनिया में तरो और बनाना के साथ। ये दिखाता है कि फार्मिंग कोई एक जगह का इन्वेंशन नहीं था जो बाद में फैला, बल्कि यह एक पैटर्न था जो इंसान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और घटते हुए जंगली रिसोर्सेज की वजह से दुनिया भर में अपने आप पैदा हुआ। जहां भी सेपियंस की पॉपुलेशन एक सर्टेन लेवल तक पहुंची, वहां फार्मिंग एक मजबूरी बन गई, चाहे वो लोग एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर ही क्यों ना थे। जानवरों की कहानी, दूसरी तरफ खादार्ड। अगर हम इंसान के नजरिए से दुखी हैं फार्मिंग की वजह से, तो जरा सोचो उन जानवरों के बारे में जिन्हें हमने डोमेस्टिकेट किया। गाय, भेड़, बकरी, मुर्गी, सुअर। हरारी कहते हैं कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इंसान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी नहीं थी, बल्कि यह जानवरों की हिस्ट्री की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। जंगली जानवर अपनी मर्जी से रहते थे, अपने ग्रुप के साथ, अपनी फैमिली के साथ, खुले मैदानों में। लेकिन डोमेस्टिकेटेड जानवरों की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। उन्हें छोटे छोटे बादों में बैंड कर दिया गया, उनके बच्चे उनसे छीन लिए गए, जैसे दूध के लिए। उनके सींग काट दिए गए, उन्हें कैस्ट्रेट किया गया ताकि वो काबू में रहें, और उनकी पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक रह गया, इंसान के काम आना। एक जंगली सुअर अपनी जिंदगी में आजाद होता, जंगल में घूमता, अपना खाना खुद ढूंढता, अपने बच्चों को खुद पालता। लेकिन एक फार्म का सुअर अपनी पूरी जिंदगी एक छोटी सी जगह में बंद रहकर गुजरता है, सिर्फ इंसान के खाने के लिए बड़ा होते हुए। हरारी का कहना है कि अगर हम किसी चीज को एवोल्यूशनरी सक्सेस से मापें, तो गाय, भेड़ और मुर्गी जैसी स्पीसीज दुनिया की सबसे सक्सेसफुल स्पीसीज हैं। उनकी पॉपुलेशन अरबों में है। लेकिन अगर हम उन्हें इंडिविजुअल सफरिंग से मापें, तो ये शायद धरती की सबसे दुखी स्पीसीज हैं, क्योंकि हर दिन अरबों जानवर सिर्फ इंसान के इस्तेमाल के लिए पैदा होते हैं और मरते हैं बिना किसी आजादी के। ये बात सोचने लायक है, क्योंकि जैसे हमने गेहूं के साथ कौन किसको डोमेस्टिकेट किया वाला सवाल पूछा था, वैसे ही ये सवाल भी पूछना जरूरी है, क्या हम जानवरों के मालिक हैं या हमने खुद को उनकी देखभाल का गुलाम बना लिया है? क्या हंटर गैदरर्स को फार्मिंग का फायदा दिखा था? एक दिलचस्प सवाल हरारी उठाते हैं, क्या उन शुरुआती लोगों को पता था कि वो क्या कर रहे हैं? क्या उन्होंने सोच समझकर फार्मिंग को चुना या ये उनके साथ हो गया? जवाब है, बहुत कम लोगों को अंदाजा था कि यह छोटा सा बदलाव उनकी पूरी जिंदगी और उनके बच्चों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। जब पहली बार किसी ने गेहूं के कुछ बीज जमीन में डाले, तब वो सिर्फ इतना सोच रहा था कि अगले मौसम में थोड़ा ज्यादा खाना मिलेगा।
उसको ये नहीं पता था कि अगली कुछ पीढ़ियों में उसके वंशज डिसेंडेंट्स सुबह से शाम तक खेत में खपने वाले होंगे, पूरी तरह इस एक फसल पर डिपेंड होंगे और आजाद शिकारी की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। यही वजह है कि हरारी इसे ट्रैप कहते हैं, न कि चॉइस। एक ट्रैप वो होती है जिसमें हर कदम अपने आप में सही लगता है, लेकिन पूरा रास्ता आपको एक ऐसी जगह ले जाता है जहां से वापस जाना मुमकिन नहीं होता। इंसान ने कभी एक दिन बैठकर यह फैसला नहीं किया कि आज से हम फार्मिंग करेंगे, आजादी छोड़ेंगे। ये सब कुछ इतना धीरे धीरे वाकई किसी को पता ही नहीं चला कब वो इस ट्रैप में पूरी तरह फंस गया। राइस की कहानी, चीना का अलग अनुभव। चलिए एक दूसरी जगह का एग्जाम्पल देखते हैं, चाइना, जहां चावल राइस ने वही काम किया जो मिडिल ईस्ट में गेहूं ने किया था। चावल की खेती करना गेहूं से भी ज्यादा मेहनत तलब था। पानी भरे खेत, पैडी फील्ड्स, बनाने पैड, उन्हें बराबर लेवल पर रखना पड़ता था और पौधा पौधा हाथ से लगाना पड़ता था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि चावल की खेती अपनी मेहनत के बावजूद गेहूं से ज्यादा खाना प्रोड्यूस कर सकती थी एक ही जमीन से। इसलिए जिन इलाकों में चावल उगता था वहां पॉपुलेशन डेंसिटी गेहूं वाले इलाकों से भी ज्यादा हो गई। आज भी अगर आप देखें तो एशिया के वो इलाके जहां ट्रेडिशनली चावल उगता था, जैसे साउथ चाइना, वियतनाम और इंडिया के कुछ हिस्से, वहां दुनिया की सबसे घनी आबादी पाई जाती है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं है, ये सीधा रिजल्ट है उस फसल का जो हजारों साल पहले चुनी गई थी। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि हरारी का ट्रैप वाला आइडिया सिर्फ गेहूं तक सीमित नहीं था। ये दुनिया भर में अलग अलग फसलों के साथ अलग अलग जगहों पर एक जैसा ही पैटर्न बनाता गया। इमेजिन्ड ऑर्डर। फार्मिंग के बाद जरूरी क्यों हुआ? जब तक इंसान छोटे घुमांतु ग्रुप्स में रहता था तब तक सतमिका प्रोलोगोन की लिमिट तक सब एक दूसरे को जानते थे। कोई लिखित कानून की जरूरत नहीं थी, कोई फॉर्मल गवर्नेंस की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही फार्मिंग ने स्थिर गांव और बड़े शहर बनाए, इंसान को ऐसे सिस्टम्स की जरूरत पड़ी जो हजारों लाखों अनजान लोगों को एक साथ जोड़ सके। यही वजह है कि फार्मिंग के बाद ही हमें पहली बार मिलते हाइन लिखित कानून, जैसे बेबीलोन का मशहूर कोड ऑफ हम्मुराबी, फॉर्मल रिलीजन जो पूरे समाज को नियंत्रित करता हो, और राजशाही जैसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। चैप्टर 1 में हमने देखा था कि सेपियंस की कल्पना की ताकत 70,000 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन फार्मिंग ने इस ताकत को इस्तेमाल करने की जरूरत को कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि अब लोगों को सिर्फ अपने 150 लोगों के कबीले था नहीं, बल्कि हजारों अनजान लोगों के साथ सहयोग करना सीखना था। क्या आज भी हम इसी ट्रैप में हैं? हरारी एक प्रोवोकेटिव सवाल छोड़ते हैं अपने रीडर्स के लिए। क्या मॉडर्न इंसान भी किसी ऐसे ही ट्रैप में है जैसे हमारे पुरखों ने 10,000 साल पहले एक्सपीरियंस किया था? जरा सोचो, आज हम अपनी जिंदगी ईमेल, नोटिफिकेशंस और एंडलेस काम के चक्र में गुजर देते हैं। हर नया कन्वीनियंस, चाहे वो स्मार्टफोन हो, सोशल मीडिया हो या 24/7 अवेलेबल रहने की एक्सपेक्टेशन हो, हमें ज्यादा कनेक्टेड बनाता है, लेकिन साथ ही ज्यादा स्ट्रेस्ड, ज्यादा बिजी और आजादी से ज्यादा दूर भी करता है। बिल्कुल जैसे फार्मिंग ने हमारे पुरखों को ज्यादा खाना दिया लेकिन कम आजादी, वैसे ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें ज्यादा कन्वीनियंस देती है लेकिन कम मेंटल पीस। हरारी का ये पॉइंट हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम भी बिना एहसास किए एक नए ट्रैप में फंस रहे हैं जैसा हमारे एंसेस्टर्स 10,000 साल पहले फंसे थे? तो यहाँ है इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसे हम तराकी समझते हैं, वो असल में मजबूरी थी। फार्मिंग हमने छूना नहीं था जैसे एक स्मार्ट डिसीजन, बल्कि हम इसमें फंसे थे धीरे धीरे, छोटे छोटे कदमों से, जब तक वापस जाने का रास्ता ही खत्म नहीं हो गया। और ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल बात नहीं है, ये एक पैटर्न है जो आज भी हमारी जिंदगी में दिखता है। हर नया कन्वीनियंस, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, करियर की दौड़ हमें एक नए ट्रैप में डालता है, जिससे निकालना धीरे धीरे नामुमकिन हो जाता है। अगला सवाल जो हरारी उठाते हैं वो ये है, जब इतने सारे लोग एक जगह रहने लगे, एक दूसरे से अनजान, तो उन्हें किसने जोड़ के रखा? इसका जवाब है पैसा, साम्राज्य और धर्म। ये 3 ताकतें जिन्होंने पूरी दुनिया को एक कर दिया। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया, कमेंट करिए गेहूं, और अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे इमेजिनरी चीजों ने पैसा, एम्पायर और रिलीजन पूरी मानवता को जोड़ने का काम किया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज दुनिया में लगभग 200 देश हैं, हजारों भाषाएं हैं,
सैकड़ों धर्म हैं, लेकिन फिर भी आप दिल्ली के एक दुकानदार से डॉलर में बात कर सकते हैं। आप जापान के किसी ऑफिस में काम कर सकते हैं बिना जापानीज आए, और आप दुनिया के किसी भी कोने में इंटरनेट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। कैसे मुमकिन हुआ ये सब? कैसे इतनी अलग अलग बिखरी हुई इंसानी कम्युनिटी धीरे धीरे एक ग्लोबल सिस्टम में बदल गई? हरारी कहते हैं 3 ताकतवर इमेजिनरी ऑर्डर्स ने ये काम किया: पैसा, मनी, साम्राज्य, एम्पायर, और धर्म, रिलीजन। ये तीनों चीजें असल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये सब हमारी सांझी कल्पना है, लेकिन इसी कल्पना ने पूरी मानवता को एक दूसरे से जोड़ा। चलिए तीनों को बारी बारी से समझते हैं। पैसा, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वास सिस्टम। जरा सोचो, एक 100 रुपए का नोट है, असल में सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। उसकी कोई खाने पीने की वैल्यू नहीं है, कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, फिर भी हम उसके लिए घंटों काम करते हैं, अपनी जिंदगी उसके पीछे लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब, पूरी दुनिया के अरबों लोग एक ही कहानी पर विश्वास करते हैं: ये कागज कीमती है। जिस दिन लोग इस कहानी पर विश्वास करना बैंड कर देंगे, वो नोट सिर्फ एक बेकार कागज बन जाएगा, बिल्कुल वैसे जैसे हिस्ट्री में कई बार हुआ है जब करेंसीज कोलैप्स हुई। पैसा इंसानी इतिहास का सबसे जबरदस्त इन्वेंशन है, क्योंकि इसने ट्रस्ट का एक यूनिवर्सल सिस्टम बनाया। सोचिए, एक हिंदू किसान, एक मुस्लिम व्यापारी, एक क्रिश्चियन सेलर, तीनों अलग धर्म, अलग भाषा, अलग देश के हो सकते हैं, लेकिन अगर तीनों के पास एक ही करेंसी है जिसमें उनका विश्वास है, तो वो आसानी से व्यापार कर सकते हैं, एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं, सिर्फ पैसे की वजह से। ये धर्म और राजनीति से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि धर्म अलग अलग लोगों को बांधता है, लेकिन पैसा सबको जोड़ता है। दुनिया का सबसे कट्टर दुश्मन भी एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकता है अगर दोनों को पैसे का फायदा दिखता है। काउरी शेल्स से बिटकॉइन तक पैसे का सफर। इंसान ने पहले बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय से शुरू किया। मैं तुम्हें अनाज दूंगा, तुम मुझे बकरी दो। लेकिन यह सिस्टम लिमिटेड था। अगर मुझे बकरी चाहिए लेकिन तुम्हें अनाज नहीं चाहिए, तो व्यापार मुश्किल हो जाता था। इसलिए इंसान ने धीरे धीरे एक कॉमन करेंसी बनाई, काउडी, काउरी शेल्स, फिर मेटल के सिक्के, फिर कागज के नोट, और अब डिजिटल नंबर्स अपने बैंक अकाउंट में। हर रूप बदला, लेकिन बुनियाद वही रही, सांझी कल्पना की ताकत। सबसे पहला सिक्का लगभग 640 BCE में लीडिया, आज का टर्की, में बनाया गया था। उसके बाद पूरी दुनिया में अलग अलग सिविलाइजेशंस ने अपने अपने सिक्के बनाए। रोम के डिनारियस, चाइना के कॉपर कॉइन्स, इंडिया के पुराने सिक्के। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे ट्रेड रूट्स बढ़ते गए, अलग अलग करेंसीज एक दूसरे से एक्सचेंज होने लगी, क्योंकि सबको पता था कि धातु, मेटल की अपनी एक वैल्यू है, चाहे उस पर किसी भी राजा की तस्वीर हो। क्या पैसा सच में न्यूट्रल है? हरारी का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पैसा दुनिया का सबसे यूनिवर्सल और न्यूट्रल ट्रस्ट सिस्टम है। यह किसी भी धर्म, जाति या रंग का भेदभाव नहीं करता। एक डॉलर नोट उतना ही काम करता है चाहे यूजे एक हिंदू पकड़े या एक मुस्लिम, एक गोरा आदमी या एक काला आदमी। इसलिए पैसा पूरी दुनिया का सबसे एक्सेप्टेबल सिस्टम बना, क्योंकि इसकी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं, कोई अपना धर्म नहीं, सिर्फ एक ही मकसद है, एक्सचेंज को आसान बनाना। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है। जब हर चीज को पैसे से मापा जाने लगा, तब इंसान, प्रकृति, रिश्ते, सब कुछ भी मार्केट वैल्यू में बदलने लगे। आज हम इंसान के टाइम की कीमत, किसी रिश्ते की कीमत, यहाँ तक कि इंसान की जान की भी इंश्योरेंस के थ्रू कीमत निकाल लेते हैं। ये पैसे की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी खतरनाक बात भी। साम्राज्य, दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सिस्टम। अब बात करते हैं दूसरी ताकत की, एम्पायर, साम्राज्य। हरारी बताते हैं कि इंसानी इतिहास में साम्राज्यों ने सबसे ज्यादा लोगों को एक छत के नीचे लाने का काम किया है। साम्राज्य की डेफिनेशन सिंपल है, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग लोगों को एक ही शासक के अंडर लाया जाता है, चाहे वो रोमन एम्पायर हो,
मुघल एम्पायर हो, ब्रिटिश एम्पायर हो या मंगोल एम्पायर, सबने एक जैसा काम किया। बिखरे हुए लोगों को जबरदस्ती एक सिस्टम में जोड़ा। आज हम साम्राज्यों को बुरी नजर से देखते हैं और सही भी है, क्योंकि इन्होंने बहुत हिंसा, गुलामी और अत्याचार किया। लेकिन हरारी एक अनकंफर्टेबल सच भी बताते हैं, साम्राज्यों ने ही दुनिया की बहुत सारी कल्चर्स, भाषाएं और आइडियाज को एक दूसरे तक पहुंचाया। जैसे रोमन एम्पायर ने पूरे यूरोप में रोड्स बनाई, कानून सिस्टम दिया, लैटिन भाषा फैलाए, जिससे आज की कई यूरोपियन लैंग्वेजेस, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन निकली हैं। मुघल एम्पायर ने इंडिया में आर्किटेक्चर, आर्ट और क्विजिन का मेल जोल कराया। ब्रिटिश एम्पायर ने चाहे कितनी भी जुल्म के साथ इंग्लिश भाषा, रेलवे और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स दुनिया भर में फैलाए, जो आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या साम्राज्य बुरी चीज है? ये एक मुश्किल सवाल है और हरारी इसका कोई सीधा जवाब नहीं देते। एक तरफ साम्राज्यों ने करोड़ों लोगों को गुलाम बनाया, उनकी संस्कृति छीनी, उन पर जुल्म किया। दूसरी तरफ साम्राज्यों ने ही दुनिया को इतना कनेक्टेड बनाया कि आज हम एक ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। हरारी कहते हैं कि जब भी एक साम्राज्य बनता है, उसके अंदर की अलग अलग संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, कभी जबरदस्ती, कभी अपने आप। इस मिलान से नए आइडियाज, नए तरीके, नया आर्ट पैदा होता है। आज जो हम इंडियन कल्चर या रस वेस्टर्न कल्चर समझते हैं, वो असल में इन सैकड़ों सालों के मिक्सअप का रिजल्ट है, अलग अलग साम्राज्यों के थ्रू। ये समझना जरूरी है कि कोई भी पूरे कल्चर असल में एग्जिस्ट नहीं करती। हर कल्चर दूसरी कल्चर्स के साथ मिलजुल कर बनी है और ये मिलान ज्यादातर साम्राज्यों के थ्रू हुआ है, चाहे वो अच्छा लगा हो या बुरा। धर्म इंसान को जोड़ने वाली सबसे पुरानी ताकत। तीसरी और सबसे पुरानी ताकत है धर्म, रिलीजन। हरारी के मुताबिक धर्म भी एक इमेजिनरी ऑर्डर्स है, लेकिन इतना पावरफुल कि इसने हजारों साल से लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ कर रखा है। धर्म की ताकत इसमें है कि ये लोगों को दो जरूरी चीजें देता है। सुपर ह्यूमन ऑर्डर, मतलब कुछ ऐसा जो इंसान से बड़ा है, जो सही गलत तय करता है। और यूनिवर्सल वैलिडिटी, मतलब ये सिर्फ एक गांव या एक जाति के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। शुरू में धर्म छोटे छोटे कबीलों तक सीमित थे, हर कबीले के अपने देवता, अपनी पूजा की जगह। लेकिन धीरे धीरे कुछ धर्म, जैसी क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म तो यूनिवर्सल रिलीजन्स बैन, जिन्होंने कहा कि उनका संदेश सिर्फ एक कबीले के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। यही सोच थी जिसने इन धर्मों को इतना फैलने में मदद की, क्योंकि यह किसी एक जगह, एक जाति तक सीमित नहीं रहे। पॉलीथेइज्म से मोनोथेइज्म था। हरारी एक इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल शिफ्ट बताते हैं। शुरू में ज्यादातर धर्म पॉलीथियस्टिक थी, यानी कई देवी देवता मानते थे, जैसे हिंदू धर्म, पुराने ग्रीक और रोमन धर्म, इजिप्शियन धर्म। हर देवता का अपना काम था, बारिश का देवता, युद्ध का देवता, प्रेम का देवता। लेकिन धीरे धीरे कुछ धर्म मोनोथीज्म की तरफ बढ़े, सिर्फ एक ही भगवान में विश्वास। जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सब मोनोथियस्टिक धर्म हैं। हरारी कहते हैं कि मोनोथीज्म ने एक नया पावरफुल आइडिया दिया कि पूरी दुनिया का एक ही सच है, एक ही नहीं सही रास्ता है। इससे कभी कभी जबरदस्त एकता आई, क्योंकि सब लोग एक ही सच को मानते थे, लेकिन कभी कभी जबरदस्त हिंसा भी, क्योंकि जो लोग दूसरा सच मानते थे उन्हें यहाँ गलत, यहाँ काफिर समझा जाने लगा। हिंदू धर्म इस मामले में एक दिलचस्प एक्सेप्शन है। ये पॉलीथियस्टिक भी है कि देवी देवता, और इसमें यह आइडिया भी है कि सब देवता एक ही परम सत्ता के अलग रूप हैं। मतलब एक तरह से मोनोथीज्म और पॉलीथीज्म का मेल। बुद्धिज्म एक अलग तरह का धर्म। हरारी एक और धर्म का जिक्र करते हैं जो देवी देवता के बजाय नेचुरल लॉज पर बेस्ड है। बुद्धिज्म। बुद्धा ने यह नहीं कहा कि कोई भगवान है जो हमें बचाएगा। उन्होंने कहा कि दुख, सफरिंग का कारण है क्रेविंग, लालच, इच्छा, और अगर हम अपनी क्रेविंग को खत्म कर दें तो हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। ये सब एक तरह की मॉडर्न रिलीजन्स हैं, क्योंकि ये भी लोगों को एक यूनिवर्सल ऑर्डर और एक सच का वादा देते हैं। जैसे कम्युनिज्म कहता है कि हिस्ट्री एक सही रास्ते पर चल रही है, जहां अंत में क्लासलेस सोसाइटी बनेगी। कैपिटलिज्म कहता है कि फ्री मार्केट ही सबसे नेचुरल और सही सिस्टम है। नेशनलिज्म कहता है कि देश के लिए कुर्बानी सबसे बड़ा धर्म है।
ये सब धार्मिक विश्वास जैसे ही काम करते हैं, बिना प्रूफ के, बिना एविडेंस के, सिर्फ विश्वास के बल पर। ये देखना जरूरी है क्योंकि हमें लगता है कि हम मॉडर्न सेकुलर दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन असल में हम भी उतनी ही कहानियों में जी रहे हैं जितना पुराने जमाने के लोग धर्म में जीते थे। बस कहानियां बदल गई हैं। तीनों ताकतों का मेल, ग्लोबल यूनिफिकेशन। तो इन तीनों ताकतों, पैसा, साम्राज्य और धर्म ने मिलकर पूरी दुनिया को धीरे धीरे एक सिस्टम में जोड़ दिया। पैसा ने ट्रेड को आसान बनाया, साम्राज्यों ने अलग अलग लोगों को एक गवर्नेंस के अंडर लाया और धर्म ने लोगों को एक साझी सोच और मकसद दिया। आज जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो असल में यह कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। यह सिर्फ उसी प्रक्रिया का आखिरी चैप्टर है जो हजारों साल पहले शुरू हुई थी, जब पहली बार दो अलग कबीलों ने आपस में ट्रेड किया, या जब पहली बार एक साम्राज्य ने दो संस्कृतियों को जोड़ दिया। एम्पायर के अंदर का चक्र एक बार और समझें। हर साम्राज्य एक जैसा पैटर्न फॉलो करता है। पहले एक छोटा सा ग्रुप ताकतवर बन जाता है, किसी बेहतर टेक्नोलॉजी, बेहतर ऑर्गेनाइजेशन या बेहतर आर्मी की वजह से। फिर यह ग्रुप अपने आसपास के इलाकों को जीतना शुरू करता है। जीते हुए इलाकों में साम्राज्य अपनी भाषा, अपना कानून, अपना धर्म फैलाता है, कभी जबरदस्ती, कभी प्रलोभन, इंसेंटिव्स से। कुछ पीढ़ियों के बाद जीते गए लोग भी धीरे धीरे उस साम्राज्य की संस्कृति को अपना लेते हैं, क्योंकि उनके बच्चे उसी सिस्टम में बढ़े होते हैं, उसी भाषा में पढ़ते हैं, और एक दिन वो लोग खुद को उस साम्राज्य का हिस्सा महसूस करने लगते हैं, ना कि जीते गए लोग। यह पैटर्न रोम में भी दिखा, मुगल इंडिया में भी और ब्रिटिश कॉलोनीज में भी। आज भी बहुत से लोग जो कभी जीते गए थे अब अपनी कॉलोनाइजर की भाषा, इंग्लिश, स्पेनिश, पोर्टुगीज को अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं। यह दिखाता है कि साम्राज्य सिर्फ जमीन नहीं जीतता, वो लोगों की सोच, उनकी आइडेंटिटी को भी धीरे धीरे बदल देता है। क्या भारत भी एक साम्राज्यों का संगम है? भारत इस बात का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। हजारों सालों में भारत कई साम्राज्यों का घर रहा। मौर्य, गुप्ता, मुगल और फिर ब्रिटिश। हर साम्राज्य ने अपना कुछ छोड़ा। मौर्य ने बुद्धिज्म को फैलाया, मुगल ने आर्किटेक्चर और क्विजीन में नया रंग भरा, जैसे ताजमहल बिरयानी, और ब्रिटिश ने रेलवे, इंग्लिश भाषा और एक नया लीगल सिस्टम दिया। आज का इंडियन कल्चर इन सब साम्राज्यों का मिक्स है। न ये पूरी तरह पुरातन है, न पूरी तरह कॉलोनियल। ये दिखाता है कि साम्राज्य सिर्फ जमीन नहीं जीतता, वो लोगों की सोच, उनकी आइडेंटिटी को भी धीरे धीरे बदल देता है। क्या भारत भी एक या साम्राज्यों का संगमन है? भारत इस बात का एक जबरदस्त एग्जाम्पल है। हजारों सालों में भारत कई साम्राज्यों का घर रहा। मौर्य, गुप्ता, मुगल और फिर ब्रिटिश। हर साम्राज्य ने अपना कुछ छोड़ा। मौर्य ने बुद्धिज्म को फैलाया, मुगल ने आर्किटेक्चर और क्विजिन में नया रंग भरा, जैसे ताजमहल, बिरयानी, और ब्रिटिश ने रेलवे, इंग्लिश भाषा और एक नया लीगल सिस्टम दिया। आज का है इंडियन कल्चर इन सब साम्राज्यों का मिक्स है। न ये पूरी तरह न पुरातन है, न पूरी तरह है कॉलोनियल। ये सबका एक नयाब संगम है। यही बात हरारी का पूरा पॉइंट साबित करती है। कोई भी कल्चर पुरेर नहीं होती, हर कल्चर दूसरी कल्चर्स के साथ मिलजुल कर बनी है। यहाँ है इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिन्हें हम हैट सच समझते हैं, जैसे पैसे की वैल्यू, देश की सीमाएं, धर्म के नियम। ये सब असल में कहानियां हैं जिन पर हमने सामूहिक रूप से विश्वास करना चुना है। ये ना आसमान से गिरी हैं, ना ये नेचुरल लॉज हैं जैसे ग्रेविटी। ये सब इंसान की ही बनाई हुई हैं, और अगर इंसान चाहे तो उन्हें बदल भी सकता है। यही समझना सबसे जरूरी है। जो चीजें हमें परमानेंट और नी सीक्रेट्स लगती हैं, वो एक्चुअली बहुत फ्रैजाइल हैं और पूरी तरह इंसान की कलेक्टिव इमेजिनेशन पर टिकी हुई हैं। अगले चैप्टर में हम एक और बड़े इनक्विलब की बात करेंगे, साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इसने पिछले 75 साल में पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया, इंसान को चंद तक पहुंचा दिया, और अब इंसान को खुदा भगवान बनने के रास्ते पर ले जा रहा है। अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया, कमेंट करिए यूनिफिकेशन। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पिछले 3 चैप्टर्स में हमने देखा कि सेपियंस ने कैसे अपनी कल्पना की ताकत से पूरी धरती पर राज किया, कैसे फार्मिंग ने हमें ट्रैप में डाला, और कैसे पैसा, साम्राज्य और धर्म ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया।
लेकिन ये सब कुछ इतिहास के लंबे सफर में बहुत धीरे धीरे हुआ, हजारों सालों में। अब हम बात करेंगे एक ऐसी क्रांति की जो सिर्फ 500 साल में हुई, लेकिन इसने इंसान की जिंदगी इतनी तेजी से बदल दी जितनी पिछली 70,000 साल में नहीं बदली थी। ये है साइंटिफिक रेवोल्यूशन। इस चैप्टर में हम समझेंगे कैसे हम नहीं जानते कहने की हिम्मत ने इंसान को चंद तक पहुंचा दिया, कैसे साइंस और साम्राज्यों ने हाथ मिलाया, और कैसे पैसा और रिसर्च एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हम नहीं जानते सबसे बड़ा इंकलाब। हरारी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन की शुरुआत किसी नए इन्वेंशन से नहीं हुई, बल्कि एक नए एक्नॉलेजमेंट से हुई। इंसान ने पहली बार खुले दिल से कहा, हम नहीं जानते। यह बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन यह क्रांतिकारी थी। पिछले हजारों सालों में इंसान मानता था कि सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है। धर्म ग्रंथों में, पुराने शास्त्रों में, पुरखों के ज्ञान में। अगर कोई सवाल होता तो उसका जवाब ढूंढने के लिए लोग पुराने टेक्स्ट की तरफ देखते थे, नए तरीके से रिसर्च करने की जगह। लेकिन लगभग 1500-1600 सीई के आसपास कुछ यूरोपियन थिंकर्स ने एक नया नजरिया अपनाया। उन्होंने कहा, शायद हमारे पुरखों को सब कुछ पता नहीं था, शायद हम खुद रिसर्च करके नए सच ढूंढ सकते हैं। यह एक छोटा सा शिफ्ट था, लेकिन इसने साइंस का पूरा तरीका बदल दिया। अब लोग सिर्फ पुराने ज्ञान को दोहराते नहीं थे, वो खुद एक्सपेरिमेंट करते थे, खुद ऑब्जर्व करते थे, खुद नए थ्योरीज बनाते थे, और अगर कोई पुरानी थ्योरी गलत साबित होती तो उसे छोड़ने को तैयार रहते थे। इग्नोरेंस को मानना साइंस की सबसे बड़ी ताकत। मॉडर्न साइंस की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह अपनी खुद की गलतियों को मानने के लिए तैयार रहती है। एक साइंटिस्ट कभी यह नहीं कहता कि मेरा ज्ञान पूरा है, अब कुछ और सीखने की जरूरत नहीं, बल्कि हर साइंटिस्ट मानता है कि उसकी करंट अंडरस्टैंडिंग अधूरी है और नए एविडेंस के साथ यूज बदलना पड़ सकता है। यही वजह है कि साइंस इतनी तेजी से आगे बढ़ती है। धार्मिक या ट्रेडिशनल ज्ञान सिस्टम्स में सच एक बार तय हो जाता है और यूज चैलेंज करना मुश्किल होता है, लेकिन साइंस में हर थियरी चैलेंज करने के लिए खुली होती है, चाहे वो न्यूटन की ग्रेविटी हो या आइंस्टाइन की रिलेटिविटी। साइंस और साम्राज्य का अनोखा रिश्ता। एक दिलचस्प बात जो हरारी बताते हैं, मॉडर्न साइंस और यूरोपियन साम्राज्यों का बहुत गहरा रिश्ता था। जब यूरोपियन पावर्स स्पेन, पोर्चुगल, ब्रिटेन, फ्रांस नए इलाकों की खोज में निकले, तब उनके साथ साइंटिस्ट्स, बॉटनिस्ट्स और रिसर्चर्स भी जाते थे। यह लोग नए पौधे, नए जानवर, नए भाषाएं, नए संस्कृतियां रिकॉर्ड करते थे। क्रिस्टोफर कोलंबस जैसे एक्सप्लोरर्स सिर्फ जमीन नहीं जीतते थे, वो अपने साथ नया ज्ञान भी लाते थे जो यूरोपियन यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में इस्तेमाल होता था। इसका मतलब यह है कि साइंस और कॉलोनियलिज्म एक दूसरे से जुड़े थे। जितना ज्यादा यूरोपियन पावर्स ने दुनिया को जीता, उतना ज्यादा नया ज्ञान उनके पास आया, और जितना ज्यादा ज्ञान उनके पास आया, उतनी ज्यादा ताकतवर उनकी टेक्नोलॉजी और मिलिट्री बनी, जिसे वो और ज्यादा जीतने में सक्षम हुए। ये एक सेल्फ रीइंफोर्सिंग साइकिल था। पैसा और रिसर्च एक दूसरे के बिना अधूरे। साइंटिफिक रेवोल्यूशन की एक और जरूरी कड़ी है पैसा, कैपिटल। रिसर्च करना सस्ता नहीं होता। शिप्स बनाने के लिए, एक्सपीडिशंस भेजने के लिए, लैबोरेटरीज चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है। यही वजह है कि मॉडर्न साइंस और मॉडर्न कैपिटलिज्म साथ साथ बढ़े। यूरोपियन राजाओं और व्यापारी कंपनीज ने, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स को फंडिंग दी, इस उम्मीद में कि नया ज्ञान उन्हें नया व्यापार, नए रिसोर्सेज और ज्यादा मुनाफा देगा। यह पैटर्न आज भी दिखता है। मॉडर्न फार्मास्यूटिकल कंपनीज दवाइयों पर रिसर्च इसलिए करती हैं क्योंकि उन्हें मुनाफे की उम्मीद होती है। स्पेस रिसर्च में भी आज प्राइवेट कंपनीज जैसे स्पेस एक्स पैसा लगा रही हैं क्योंकि उन्हें फ्यूचर में मुनाफे की संभावना दिखती है। साइंस, पैसा और साम्राज्य तीनों हमेशा से एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। डार्विन का इनकलाब इंसान खास नहीं है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन का एक सबसे बड़ा मोमेंट था। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। इससे पहले ज्यादातर लोग मानते थे कि इंसान को भगवान ने खास तौर पर दूसरे जानवरों से अलग बनाया है, लेकिन डार्विन ने दिखाया कि इंसान भी एक जानवर है।
जो लाखों सालों की एवोल्यूशन की प्रक्रिया से दूसरे जानवरों जैसे ही धीरे धीरे विकसित हुआ है। यह आइडिया उस वक्त बहुत लोगों के लिए चौंकाने वाला और परेशान करने वाला था, क्योंकि इसने इंसान को खास होने के एहसास से हटाकर प्रकृति का एक आम हिस्सा बना दिया। आज हम जानते हैं कि इंसान और चिंपैंजी का डीएनए लगभग 98% सेम है। ये सोचने की बात है, हम जितना खुद को अलग और खास समझते हैं, बायोलॉजिकली हम उतने खास नहीं हैं। वही चीज जो हमें खास बनाती है, जैसा हमने चैप्टर 1 में देखा, वो है कल्पना, कहानियां और सांझी विश्वास की ताकत, न कि कोई बायोलॉजिकल यूनिकनेस। मेडिसिन का चमत्कार। साइंटिफिक रेवोल्यूशन का शायद सबसे सीधा, सबसे महसूस होने वाला असर है मेडिसिन में तरक्की। 200 साल पहले तक दुनिया भर में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 30-40 साल थी। बीमारियां, इन्फेक्शंस और बच्चे पैदा होते वक्त मौत बहुत आम थी। आज साइंस की वजह से ग्लोबल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल से ज्यादा हो गई है। वैक्सीन्स ने स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों को पूरी तरह खत्म कर दिया। एंटीबायोटिक्स ने इन्फेक्शन से होने वाली करोड़ों मौत रोकी। मॉडर्न सर्जरी, एनेस्थीसिया और डायग्नोस्टिक टूल्स ने ऐसी बीमारियां भी ठीक कर दी जो पहले असाध्य, इनक्यूरेबल समझी जाती थी। ये सब कुछ मुमकिन हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने हम नहीं जानते कहने की हिम्मत दिखाई और नए तरीके से रिसर्च करना शुरू किया। एनर्जी रेवोल्यूशन, भाप से बिजली तक। साइंटिफिक रेवोल्यूशन के साथ साथ एक और बड़ा बदलाव आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। 18वीं सदी में इंसान ने स्टीम इंजन बनाया। पहली बार इंसान अपनी या जानवरों की मांसपेशियों, मसल्स की ताकत के बजाय कोल और पानी से एनर्जी निकाल सकता था। इसके बाद धीरे धीरे इंसान ने बिजली, पेट्रोलियम और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सोर्सेज ढूंढे। हर नए एनर्जी सोर्स ने इंसान की प्रोडक्शन कैपेसिटी को हजारों गुना बढ़ाया। जहां पहले एक इंसान दिन भर मेहनत करके जितना अनाज उगा सकता था, आज एक मशीन कुछ घंटों में उतना ही काम कर देती है। यह एनर्जी रेवोल्यूशन ही वजह है कि आज दुनिया की आबादी 8 अरब से ज्यादा है, जबकि फार्मिंग एरा में यह संख्या सिर्फ कुछ करोड़ थी। ज्यादा एनर्जी ने ज्यादा खाना, ज्यादा रिसोर्सेज और इसलिए ज्यादा लोग पैदा करना मुमकिन बनाया। कॉलोनियल बॉटनी, एक छोटा सा लेकिन जरूरी किस्सा, एक दिलचस्प एग्जाम्पल है जो दिखाता है कैसे साइंस, साम्राज्य और पैसा साथ साथ चाले। 18वीं सदी में ब्रिटिश बोटनिस्ट्स ने दुनिया भर से पौधे कलेक्ट करके उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करना शुरू किया। जैसे रबर के पौधे ब्राजील से ले जाकर मलेशिया में लगाए गए और चाय के पौधे चाइना से ले जाकर इंडिया में। ये सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं थी, ये एक बिजनेस स्ट्रैटेजी थी। जहां भी कोई नया फायदेमंद पौधा मिलता, साम्राज्य यूस अपने कॉलोनीज में फैलाकर मुनाफा कमाता। इसी तरह आज का ग्लोबल एग्रीकल्चर, जिसमें हर देश में अलग अलग देश के फसल उगाए जाते हैं, असल में कॉलोनियल इरा साइंस का ही रिजल्ट है। क्या साइंस ने हमें ज्यादा खुश किया? एक जरूरी सवाल, क्या इतनी सारी तरक्की के बाद इंसान पहले से ज्यादा खुश है? हरारी इस सवाल का जवाब बहुत सीधा नहीं देते, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि मटेरियल प्रोग्रेस और हैप्पीनेस हमेशा साथ साथ नहीं चलते। हाँ, आज हम ज्यादा लंबा जीते हैं, कम बीमार पड़ते हैं, ज्यादा आराम से रहते हैं, लेकिन स्टडीज दिखाती हैं कि खुशी के लेवल में उतना बड़ा फर्क नहीं आया जितना मटेरियल प्रोग्रेस में आया है। इंसान अपने नए हालातों के आदी हो जाता है और नया नॉर्मल बहुत जल्दी पुराना लगने लगता है, चाहे वो स्मार्टफोन हो या एसी। ये बात हम अगले आखिरी चैप्टर में और गहराई से समझेंगे, जब हम सेपियंस के फ्यूचर और खुशी के असली मतलब को एक्सप्लोर करेंगे। इस चैप्टर का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन इंसान की विक्ट्री नहीं थी, बल्कि यह इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी का एक्नॉलेजमेंट थी। जब हमने कहा हम नहीं जानते, तभी हमने सीखना शुरू किया। और आयरॉनिकली यही असुरक्षा, इनसिक्योरिटी, यही इग्नोरेंस को मानने की हिम्मत हमें चंद तक ले गई। लेकिन अब साइंस ने इंसान को एक ऐसे मुकाम पर ला दिया है जहां वो खुद क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि यह रास्ता हमें कहां ले जा रहा है।
अगर आपको यह चैप्टर पसंद आया, कमेंट करिए साइंस। अगले और आखिरी चैप्टर में हम बात करेंगे सापियंस के भविष्य की। क्या इंसान खुद भगवान बनने जा रहा है? क्या हमारी स्पीसीज खत्म होने वाली है? और सबसे जरूरी, क्या हमने कभी सोचा है कि हम सच में खुश हैं या नहीं? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं आखिरी चैप्टर में। सैपियंस का भविष्य। क्या इंसान खुद भगवान बनेगा? हमने एक लंबा सफर तय किया है। एक कमजोर, डरपोक जानवर से लेकर जो शेरनी से भागता था, आज हम एक ऐसी स्पीसीज बन चुके हैं जो जीनस को एडिट कर सकती है, रोबोट्स बना सकती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू नए दिमाग तक बना रही है। इस आखिरी चैप्टर में हरारी एक बहुत ही जरूरी और थोड़ा डरावना सवाल पूछते हैं। क्या होमो सेपियंस अब खुद होमो डियस बैदो यानी इंसान देवता बनने की राह पर हैं? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है हमारे लिए, हमारी स्पीशीज के लिए और सबसे जरूरी हमारी खुशी के लिए? 3 नए इनकलाब जो अब हो रहे हैं। हरारी बताते हैं कि आज इंसान 3 नए बहुत ही पावरफुल इनकलाबों के रास्ते पर हैं। 1. बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। इंसान अब जीन्स को डायरेक्टली एडिट करना सीख रहा है। क्रिस्पर जैसी टेक्नोलॉजी से हम बीमारियों को जन्म से ही रोक सकते हैं या भविष्य में डिजाइनर बेबीज बना सकते हैं जिनके इंटेलिजेंस, हाइट या अपीयरेंस को पहले से छूना जा सके। 2. साइबॉर्ग इंजीनियरिंग। इंसान अपने शरीर में मशीन्स जोड़ना सीख रहा है, जैसे बायोनिक लिम्स, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस और पेसमेकर्स। ये सिर्फ इलाज के लिए नहीं बल्कि इंसान की क्षमताओं को अपग्रेड करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। 3. इनऑर्गेनिक लाइफ इंजीनियरिंग। ये सबसे रैडिकल है। इंसान अब ऐसी चीजें बना रहा है जो पूरी तरह बायोलॉजिकल नहीं है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी लाइफ फॉर्म बन सकती है जो बायोलॉजी की सरहदों से बाहर है। इन तीनों ताकतों को मिलाकर हरारी कहते हैं कि इंसान अब पहली बार अपनी खुद की एवोल्यूशन को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। कुछ ऐसा जो पिछले 4 अरब सालों की बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में कभी नहीं हुआ। गिलगमेश प्रोजेक्ट, मौत को हराने की कोशिश। हरारी एक दिलचस्प नाम देते हैं इंसान की सबसे बड़ी खोज को, गिलगमेश प्रोजेक्ट। यह नाम आता है दुनिया की सबसे पुरानी लिखी हुई कहानी से, एपिक ऑफ गिलगमेश, जिसमें एक राजा अपने दोस्त की मौत से इतना दुखी होता है कि वो अमरता, इमॉर्टैलिटी की खोज में निकाल पड़ता है। आज भी इंसान उसी खोज में लगा है, सिर्फ तरीके बदल गए हैं। मॉडर्न साइंस, मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा छुपा हुआ मकसद है मौत को हराना। एंटी एजिंग रिसर्च, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स और जेनेटिक थेरेपीज, ये सब इसी गिलगमेश प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। क्या हम सच में अमर हो सकेंगे? अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट्स और टेक एंटरप्रेन्योर्स जैसे सिलिकॉन वैली के बड़े नाम आज बिल्कुल सीधे तौर पर कहते हैं कि उनका मकसद है डेथ को एक सॉल्वेबल प्रॉब्लम बनाना, न कि एक इनेविटेबल फेट। खुशी का असली सवाल, क्या हम सच में खुश हैं? अब तक हमने देखा कि इंसान ने क्या क्या हासिल किया, धरती पर राज किया, सभ्यता बनाई, साइंस की मदद से लंबी जिंदगी पाई। लेकिन हरारी एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या इंसान पहले से ज्यादा खुश हैं? ये आंसर देना मुश्किल है क्योंकि खुशी को मापना आसान नहीं, लेकिन हरारी कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उठाते हैं। पहला, हमारी खुशी बायोलॉजिकल फैक्टर्स पर बहुत डिपेंड करती है, न कि सिर्फ मटेरियल प्रोग्रेस पर। हमारे दिमाग में सेरोटोनिन, डोपामाइन जैसे केमिकल्स ही तय करते हैं कि हम खुश हैं या नहीं, और ये केमिकल्स एवोल्यूशन के थ्रू सेट होते हैं, न कि हमारी बाहरी एक्सटर्नल सक्सेस से। दूसरा, इंसान हमेशा अपने कंपैरिजन से खुश या दुखी होता है, एब्सोल्यूट लेवल से नहीं। अगर आपके पास एक कार है लेकिन आपके पड़ोसी के पास 2 हैं, तो आप दुखी फील कर सकते हैं, भले ही आप 200 साल पहले के सबसे अमीर राजा से ज्यादा आराम में हो। तीसरा, हंटर गैदरर्स, जिनके पास कुछ भी मटेरियल कंफर्ट नहीं था। उनकी खुशी के बारे में हमें पक्का पता नहीं, लेकिन रिसर्च बताता है कि उनके पास कुछ ऐसी चीजें थी जो आज बहुत से लोगों के पास नहीं है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, कम एंजाइटी और नेचुरल एनवायरनमेंट से कनेक्शन। कंज्यूमरिज्म, नाया डॉर्म,
हरारी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देते हैं। मॉडर्न दुनिया में कंज्यूमरिज्म, उपभोक्तावाद भी एक तरह का धर्म बन गया है। जैसे पुराने जमाने में लोग धार्मिक अनुष्ठान फॉलो करते थे, आज लोग शॉपिंग, नए गैजेट्स और नए एक्सपीरियंसेस के पीछे भागते हैं इस उम्मीद में कि ये उन्हें खुशी देगी। लेकिन यही लग्जरी ट्रैप जो हमने चैप्टर 2 में देखा था आज भी काम कर रहा है। नया फोन खरीदने के कुछ हफ्तों बाद हम फिर से असंतुष्ट, अनसैटिस्फाइड फील करने लगते हैं और एक नया प्रोडक्ट हमें खुश करने का वादा करता है। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होता। क्या एआई इंसान को रिप्लेस कर देगी? एक सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला टॉपिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हरारी कहते हैं कि एआई इंसान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा डिसरप्शन ला सकती है, क्योंकि यह पहली बार है जब मशीन्स फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ कॉग्निटिव एबिलिटीज में भी इंसान से आगे निकाल सकती हैं। पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीन्स ने मसल पावर को रिप्लेस किया, लेकिन इंसान अपने दिमाग की वजह से जरूरी बने रहे। लेकिन अब अगर एआई इंसान से बेहतर डिसीजंस ले सकती है, बेहतर डायग्नोसिस कर सकती है, बेहतर ड्राइविंग कर सकती है, तो इंसान की इकोनॉमिक और सोशल वैल्यू पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। हरारी एक चौंकाने वाला आइडिया देते हैं। भविष्य में शायद दुनिया 2 ग्रुप्स में बांट जाए, एक छोटा सा अपग्रेडेड एलीट जो बायोटेक्नोलॉजी और एआई का फायदा उठा सकें, और एक बड़ा यूजलेस क्लास जिनकी इकोनॉमी में कोई जरूरत ना रहे। ये एक डरावना सिनारियो है, लेकिन हरारी इसे एक चेतावनी, वार्निंग के रूप में देते हैं, न कि एक पक्की भविष्यवाणी के रूप में। डेटा का नया धर्म, डेटाइज्म, एक और नया आइडिया जो हरारी डिस्कस करते हैं, खासकर अपनी अगली किताब होमो डेउस में, डेटिज्म। यह एक नया विश्वास सिस्टम है जो कहता है कि पूरी दुनिया, इंसान, जानवर, समाज, अर्थव्यवस्था, सब कुछ असल में डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं। इस नजरिए से जो सिस्टम सबसे ज्यादा डेटा को एफिशिएंटली प्रोसेस कर सकता है, वही सबसे वैल्यूएबल है। अगर ये सोच फैलती है तो इंसान अपनी वैल्यू सिर्फ अपनी फीलिंग्स या कॉन्शियसनेस से नहीं, बल्कि अपनी डेटा प्रोसेसिंग एबिलिटी से मापने लगेगा। और अगर एआई इंसान से ज्यादा एफिशिएंटली डेटा प्रोसेस कर सकती है, तो डेटाइज्म के हिसाब से एआई इंसान से ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी। ये एक फिलोसॉफिकल और थोड़ा डरावना आइडिया है, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारी वैल्यू सिर्फ हमारी एफिशिएंसी में है, या कुछ और भी है जो हमें खास बनाता है? सबसे जरूरी सवाल, हम क्या चाहते हैं? किताब के आखिर में हरारी एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछते हैं। सेपियंस ने इतनी ताकत हासिल कर ली है जितनी पहले किसी भी स्पीसीज के पास नहीं थी, लेकिन हमें खुद नहीं पता कि हम इस ताकत से क्या चाहते हैं। हम धरती के मालिक बन गए हैं ना, लेकिन हमें खुद नहीं पता कि हम खुश होना चाहते हैं या सिर्फ ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हैं। हम अपनी स्पीसीज को अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हम किस दिशा में अपग्रेड करना चाहते हैं। ये एक गहरी आयरनी है। जितनी ताकत हमने हासिल की है, उतनी ही कम समझ हमें खुद अपने मकसद की है। चैप्टर का ट्विस्ट, पूरी किताब का सबसे बड़ा सबक यहाँ है। पूरी किताब का सबसे बड़ा, सबसे गहरा ट्विस्ट। सेपियंस की पूरी कहानी एक ऐसी स्पीसीज की कहानी है जो अपनी कल्पना की ताकत से धरती की मालिक बन गई, लेकिन इस प्रक्रिया में खुद अपनी खुशी को पीछे छोड़ दिया। हमने फिक्शन बनाया, धर्म बनाया, पैसा बनाया, साम्राज्य बनाए, साइंस की मदद से अपनी जिंदगी लंबी की, लेकिन हर कदम पर हमने ये सवाल कभी सीरियसली नहीं पूछा